हेलो बच्चों, आज हम साख नियंत्रण की मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि साख नियंत्रण के दो मेथड्स होते हैं। पहला तो परिणात्मक रीतियाँ होती हैं, दूसरी गुणात्मक रीतियाँ होती हैं ना। तो जानते हैं आज परिणात्मक मेथड कौन कौन से होते हैं। परिणात्मक विधियाँ जो हैं कमर्शियल बैंकों के नकद कोषों को प्रभावित करती हैं। इनसे साख की लागत भी प्रभावित होती है और इसमें अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। तो उन मेथड्स को आप देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो इसमें हुआ है वो है बैंक रेट। तो बैंक रेट जो होती है तो बैंक दर को हम कहेंगे कि ब्याज की वह दर होती है जिस पर देश का जो सेंट्रल बैंक है वहाँ के कमर्शियल बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिल और स्वीकृति प्रतिभूतियों पर ऋण देता है अथवा उन्हें पुनः बुनाने की सुविधा देता है। तो ये कहलाएगा हमारा बैंक दर। अब बैंक दर अलग होता है और ब्याज दर अलग होती है ना। अब बैंक दर वह दर है जो कि केंद्रीय बैंक द्वारा बिलों को पुनः भुनाने या अग्रिम पर ली जाती है ना। और यहाँ पर हम बात करें तो बैंक दर और ब्याज दर में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर जो बाजार दर होती है तो वह दर होती है जिस पर व्यापारिक गृह, बट्टा गृह और अन्य वित्तीय संस्थाएं स्वीकृत बिलों, हुंडियों और प्रथम श्रेणी के प्रतिभूतियों के आधार पर लोन्स एंड एडवांस देती हैं, जबकि बैंक दर केंद्रीय बैंक को पुनः बट्टा दर होती है ना। तो ये दोनों अलग अलग होती हैं पर उन दोनों में संबंध जो है बहुत घनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर हम बैंक दर की बात कर रहे हैं तो बैंक दर में कभी वृद्धि होती है और कभी कमी होती है। तो बैंक दर में वृद्धि होने से बाजार दर भी बढ़ने लगती है और बैंक दर में कमी होने से बाजार की दर जो है वो भी कम होती है। बैंक दर बाजार दर से अधिक होती है क्योंकि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो अंतिम ऋणदाता होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों को अन्य स्रोतों से ऋण नहीं मिलता है तो उन्हें केंद्रीय बैंक से ऋण लेना पड़ता है और यहाँ पर केंद्रीय बैंक की यह दर बाजार दर से अधिक होती है। और जब भी कमर्शियल बैंकों को अधिक दर से ऋण मिलता है तो अपनी ब्याज दर बढ़ा देते हैं। इससे ऋण लेना जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसके फलस्वरूप पूंजी की मांग कम होने लगती है और होता यह है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है और हमारे एम्प्लॉयमेंट है वो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। तो उत्पादन की लागत बढ़ने से जो होते हैं मूल्य कम होने लगते हैं और एक तरह से हम देखा जाए तो ये दौर जो आता है वो दौर मंदी का कहलाता है ना। और ऐसी स्थिति में उद्योग होते हैं, हमारे व्यापार होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, बंद होने के कगार पर होते हैं। तो बैंक दर में कमी होने से जो हमारे लोन होते हैं, लोन को प्रोत्साहन मिलता है, इससे इन्वेस्टमेंट होते हैं, हमारे प्रोडक्शन होते हैं और हमारे एम्प्लॉयमेंट होता है आदि में वृद्धि होने लगती है। बैंक दर में चेंजेस होने के फलस्वरूप साख की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को ही बैंक दर का हम सिद्धांत भी यहाँ पर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि बैंक दर में वृद्धि होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। बैंक दर में वृद्धि होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि हम कहते हैं अन्य देशों द्वारा बैंक दर में वृद्धि। अब हम ये कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था में जब किसी एक देश द्वारा बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो अन्य देशों की पूंजी अधिक ब्याज के लालच में उस देश में आने लगती है। इसको रोकने के लिए अन्य देश में भी अपनी बैंक दर बढ़ा देते हैं ताकि पूंजी के प्रभाव को रोका जा सके और देश में विनियोग बढ़ सके, है ना। इसका अन्य कारण ये भी हो सकता है कि विनिमय दर में सुधार हो और सट्टे पर रोक लगे और मुद्रा प्रसार का जो भय है उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो ये तो मैंने कहा कुछ बताया वृद्धि के कारण। अब जब हम वृद्धि के कारण की बात कर रहे हैं तो बैंक दर में कमी के कारण भी होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? इसके विपरीत कारण होंगे, जैसे कि मुद्रा संकुचन की स्थिति को रोकने के लिए, है ना।
बैंक दर में वृद्धि की जाती है ताकि साख की मात्रा बढ़ सके। फिर विदेशी पूंजी के आयात को रोकने के लिए कि बैंक दर में कमी की जाती है ताकि जो फॉरेन हमारे लोन हैं उनका भार जो है वो कम किया जा सके। फिर मुद्रा की मांग में वृद्धि के लिए भी जब देश में मुद्रा की मांग कम होती है और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास जो है धनराशि एकत्रित हो जाती है, तो बैंक दर में कमी करके मुद्रा की मात्रा को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। और मंदी का एक जो दौर आता है उस दौर को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है यहाँ पर मुद्रा की मांग में वृद्धि के लिए, है ना। तो ये तो मैंने कारण बताया कि कौन से बैंक दर में वृद्धि के कारण है, कौन से बैंक दर में कमी के कारण है। अब जानते ये हैं कि बैंक दर में चेंजेस के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ना। अब चेंजेस के कारण हमें पता है क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव होगा यहाँ पर वो साख की मांग पर प्रभाव होगा। तो बैंक दर साख की मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो जब बैंक की दर बढ़ती है तो हमारे लोन होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिससे साख की मांग जो है वो कम हो जाएगी। इसके विपरीत अगर बैंक रेट जो है वो कम होगी तो यहाँ पर उधार की मांग जो है वो बढ़ जाएगी और इससे साख का जो है प्रसार होगा। ठीक है। अब मूल्य स्तर पर प्रभाव इससे पड़ता है। तो बैंक दर मूल्य स्तर को प्रभावित करता है, जैसे बैंक दर में कमी होने पर साख की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो सब बढ़ जाते हैं और इससे लागत और मूल्य भी बढ़ते हैं। इसके विपरीत अगर बैंक दर बढ़ने से मूल्य स्तर कम हो जाता है। फिर पूंजी का प्रभाव भी होता है इससे। तो बैंक दर में वृद्धि से बाज़ार में ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिससे कि अधिक ब्याज की लालच में फॉरेन जो है कैपिटल होती है वो देश में आने लगती है। उसके विपरीत बैंक दर में कमी होने से ब्याज दरों में कमी आती है और स्वदेशी पूंजी का निर्यात होने लगता है। ठीक है। तो ये तो मैंने बताया क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, तो लिमिटेशन को जानते हैं। अब बैंक दर नीति की सफलता जो है बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है, जैसे अर्थव्यवस्था में लोचता। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है हमारी इकोनॉमिक में, क्योंकि बैंक दर की जो पॉलिसी है वो तभी सफल हो सकती है जबकि इसमें चेंजेस के फलस्वरूप जो हमारे प्रोडक्शन है, हमारा एम्प्लॉयमेंट है और हमारी प्राइस है, हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो मूल्य स्तर है और हमारी मार्केट रेट में भी परिवर्तन हो। यदि बैंक दर में परिवर्तन के फल के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो बैंक दर की नीति कभी भी सफल नहीं हो सकती है। अब ब्याज दरों में परिवर्तन भी इसकी एक सीमा है कि बैंक रेट की सफलता के लिए ये अति आवश्यक है कि बैंक दर में चेंजेस से बाजार ब्याज दर भी परिवर्तित हो। बैंक दर और बाजार दर एक ही दिशा में, इनमें चेंजेस होना बहुत अति आवश्यक है। फिर विकसित मुद्रा बाजार, तो बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि मुद्रा बाजार डेवलप हों, ऑर्गेनाइज्ड हों और केंद्रीय बैंक तभी इस पर कंट्रोल कर सकेगा, जबकि असंगठित मुद्रा बाजार पर बैंक दर का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ये तो मैंने कुछ ऐसे रीज़न आपको बता रही हूँ कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और इसमें ये मैंने बताए हैं रीज़न। अब नेक्स्ट जो बैंक रेट का आता है कि बैंक दर में महत्व में कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं ना। तो आज की बैंक रेट जो होती है साख नियंत्रण का प्रभावी साधन नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंक रेट की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं, जैसे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें संगठित मुद्रा बाजार विद्यमान नहीं है। इसका मेन कारण यही है और बैंक दर का सिद्धांत जो है काल्पनिक होता जा रहा है और धीरे धीरे इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो ख़त्म होती जा रही है। तो इसकी महत्व की कमी के कारण जो होती है, सबसे पहले कि हमारी इकोनॉमिक में फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है। तो बैंक दर की नीति की सफलता के लिए इकोनॉमी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत आवश्यक है और आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था की लोचता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। यही कारण है कि बैंक दर की प्रभावशीलता कम होती जा रही है। फिर केंद्रीय बैंक पर निर्भरता में कमी आती जा रही है और ये भी देखा जाता है कि कमर्शियल बैंक के निजी साधन बढ़ रहे हैं और केंद्रीय बैंक पर निर्भरता कम होती जा रही है। इसके कारण भी बैंक दर का महत्व जो है कम है। फिर संपत्तियों की तरलता भी
तरल रूप में व्यापारिक बैंक अपनी संपत्तियों को तरल रूप में रखने लगे हैं और नकद साख और बैंक ओवरड्राफ्ट द्वारा की जाने लगी हैं, अतः विनिमय बिलों को बढ़ाने की आवश्यकता कम होती है ना। फिर व्यापारिक बैंकों द्वारा जमा पर अधिक ब्याज दिया जाता है, इसलिए भी इनका महत्व कम होता जा रहा है। फिर साख नियंत्रण की अन्य रीतियाँ जो हैं, प्रभावशाली रीतियाँ, वो विकसित हो रही हैं, इसलिए बैंक रेट की नीति जो है उसका महत्व कम होता जा रहा है। फिर ये मैंने तो कुछ कारण बताए कि महत्व के क्या कारण है। तो ये तो मैंने एक पॉइंट बताया है कि हमारी जो है परिणात्मक रीतियाँ में सबसे इम्पोर्टेंट जो रीति अपनाई जाती है वो पहली रीति है हमारी बैंक रेट, है ना। इसके बाद जो दूसरी है ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।